नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दर्शिका स्पीक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल में उन महिलाओं को सामने लेकर आ रहे हैं जो कि अपने क्षेत्र में नए बदलाव ला रही हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि न केवल शिक्षक हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी भी रखती हैं। सेंट पॉल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जो कि 18 साल से सेंट पॉल स्कूल से जुड़ी हुई हैं। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शिका स्पीक्स में और आपका अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स टू यू दर्शिका। हम लोग बहुत सालों से साथ हैं, लेकिन ये स्कूल में भी मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा 19वां साल है यहाँ पे, 19th ईयर दिस इज माई। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ में रहना और बच्चों के लिए वर्क करना, इसलिए। और सबसे पहले तो तुम्हारा धन्यवाद नहीं मैम, कि तुमने अपना टाइम निकाला और मैंने जो टाइम सजेस्ट किया वही टाइम पे तुम आए और परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज द वेरी गुड, क्योंकि मैं खुद पंक्चुएट हूँ टाइम को लेके और तुमने बिल्कुल 9:15 तो 9:15 पे तुम प्रेजेंट। मैं ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ ना किसी और का, हर एक का समय जो है वो बहुत कीमती है। यस राइट। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या और अपनी शिक्षा, आपकी एजुकेशन वगैरह कैसे क्या हुआ? मेरी यहाँ तो मैं 2003 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। उसके पहले मैंने 1999 में स्टार्ट किया था अपनी जो टीचिंग जर्नी है। आफ्टर 12th डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर में ही। तो कॉलेज तो मैं कम जाती थी। अच्छा। मैं बस स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मुझे बहुत शौक था कि बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मेरे घर के बाहर एक स्कूल है वहाँ, तो जयपुर में। एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। तो वहाँ पे हमारे घर के बाहर एक स्कूल है, तो उसको देख करके मुझे लगता था मुझे भी पढ़ाना चाहिए। तो आफ्टर 12th ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर 2003 में मेरी शादी हुई। तब तक मैं 4 साल जयपुर में मैंने किया था, जॉब किया था। उसके बाद में शादी होकर यहाँ आई, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, बट आफ्टर मैरिज तो एकदम से इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन 2003 में मैंने इंटरव्यू दिया था, जब सेंट पॉल्स माहेश्वरी भवन में थी। अच्छा। तब भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ पे नायर मैम थी। उन्होंने बोला कि अभी आप जस्ट न्यू मैरिड हो, तो अभी थोड़ा रुको, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। फिर 2007 में प्रमोद चाणक सर जो हमारे हैं, उनका खुद का कॉल आया था कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे स्कूल में अपॉइंटमेंट दी और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और विदाउट डेमो मेरा सिलेक्शन हुआ। सर का इतना विश्वास था कि नहीं, ये मैम अच्छी हैं, जयपुर से हैं, कर लेंगी। तो 2007 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर मैंने बीएड किया, एमकॉम किया यहाँ पे आकर स्कूल ज्वाइन करने के बाद। क्योंकि पहले मैंने जयपुर से तो मेरा सिर्फ बीकॉम हुआ था। अच्छा। लेकिन फिर शादी हो गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। ओके। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो सबने बोला कि बीएड करना है। बट मेरी इच्छा नहीं थी कि क्या ही होगा उससे। लेकिन मेरी ननद बहुत पीछे लगी थी कि नहीं भाभी अपने को करना है। तो हम दोनों ने साथ में किया। मेरी ननद पूजा है अग्रवाल, तो वो भी टीचर है। तो उसकी इच्छा थी कि नहीं अपन दोनों साथ में करेंगे। फिर उसने जिद की तो हम दोनों ने बीएड किया साथ में, एक ही साल में। और उसके बाद में फिर उसने जिद की कि भाभी अभी एमकॉम भी कर लो। तो मैंने नहीं बोला, मैंने कहा नहीं अब इतना नहीं होगा। तो वो बोली नहीं कर लो, मैं सब कर देती, आपका एडमिशन करवा देती, सब कर देती। उसने सब किया। मैं सब शादी के बाद किया? ये सब मैंने नोट कीजिएगा, शादी के बाद किया है मैंने। हाँ, शादी के बाद में, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए। और मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव है, तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करते ऐसे कुछ नया करने के लिए। तो पूजा ने भी मुझे बोला कि नहीं भाभी अब एमकॉम कर लो। तो पूजा भी एमएससी कर रही थी। अच्छा। और उसने मुझे भी मेरी भी एडमिशन करवा दिया एमकॉम में। तो हम दोनों ने साथ में पढ़ाई, साथ में बीएड किया और साथ में एमकॉम किया। और वो मुझे आज इतना बेनिफिशियल है मेरे लिए कि उसके बाद में मैंने सीटेट क्लियर किया। सीटेट का एग्जाम इतना टफ होता है, तो मैं वो भी नहीं देने जाती थी, बट पूजा ने मेरा फॉर्म भरा और हम नागपुर गए साथ एग्जाम देने, और वो एग्जाम मैंने क्लियर किया। बहुत ही अच्छी। तो मेरे मतलब किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बिना सपोर्ट के मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा पुशअप चाहिए। और मैं डर रही थी कि यहाँ पे सब मराठी है, सब मेरा कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन पूजा बोली भाभी सब मैं करवा दूंगी, आप कुछ मत करो, मैं करती। तो उसने सब करवाया, तो मेरा हो गया, मेरा बीएड भी हो गया। और आज मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ कि पूजा आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपने मुझे चांस दिया तो मैं यहाँ पहुँच गई, और उसकी वजह से मैं काफ़ी सारे एग्जाम्स भी दे पाती हूँ। और बाकी बहुत सारी नॉलेज मिली। मतलब मैं एमकॉम इंग्लिश मीडियम से किया मैंने, नहीं तो मेरी स्टडीज हिंदी मीडियम से हुई थी। लेकिन मैंने
इंग्लिश मीडियम से मुझे चांस मिला तो मैंने इंग्लिश मीडियम से एमकॉम किया और मेरा अच्छा परसेंटेज भी बना उसमें। तो ये मेरी ग्रेड थी। टीचरशिप का मतलब पहले से आपका 12th के बाद आपने पहले ही हाँ। होता कि आपका फोकस ही था कि मुझे उसी वे में जाना है, उसी उसी वे फील्ड में जाना है। मैम जैसे आपने टीचरशिप से स्टार्ट किया और आज आप वाइस प्रिंसिपल हैं सेंट पॉल स्कूल की, तो कैसी रही ये जर्नी आपकी? देखिए दर्शिका, टीचर से वाइस प्रिंसिपल कैसा होता है दर्शिका, एज अ टीचर हम लोगों के पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ 40 स्टूडेंट्स होते हैं, हम 40 बच्चों का ही सोचते हैं कि 40 बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है, ट्रेन करना है, उनका ग्रो देखना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। तो जब मैं टीचर थी तो मैं उतना ही देखती थी, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे बच्चों में अगर कुछ कमी दिखती थी तो मैं उनको बार बार पुशअप करती थी, उनकी कमी निकालती थी, उनको सही करती थी। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लगा, हमारे प्रिंसिपल सर को, मैनेजमेंट को, कि नहीं ये कुछ कर सकती है, अच्छी है। और एक्चुअली मुझे इनोवेटिव करना बहुत पसंद है, तो मैं उन दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ नए नए सजेस्ट करती रहती थी। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि नहीं अच्छा कर रही है तो इसको करना, आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2014-15 में इंचार्ज बनाया। तो जब मैं CBSE की इंचार्ज बनी थी तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ नए नए, अब एज ए इंचार्ज तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे सारे टीचर्स को भी मैनेज करना है और सारे प्रोग्राम्स भी मैनेज करना है, सभी चीज़ों को देखना है, बच्चों को भी मैनेज करना है। तो उसमें फिर और वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो मैंने और ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, कुछ नया करना शुरू किया। तो मैनेजमेंट को और अच्छा लगा कि हाँ ये तो और भी अच्छा कर रही है, तो हो सकता है इसको और चांस मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छा करेंगी। फिर मैंने 2022 में जब एज अ वाइस प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने मुझे चुना और मुझे चांस मिला 2022 में, ये मेरा चौथा साल है। और 2022 में जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑनर है और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि अभी तक मेरा पेरेंट्स से कांटेक्ट कम होता था। पेरेंट्स से का कांटेक्ट मैनेजर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल तक ही होता है, इंचार्ज या फिर टीचर से तो थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी जब मैं वाइस प्रिंसिपल बनी तो पेरेंट्स से कैसे डील करना है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, हर बच्चे का एक उम्मीद होती है कि मैम हमारी बात सुनेंगी। तो बच्चे भी एक उम्मीद लेकर आते हैं, बच्चे खुशी से आते हैं, प्यार करते हैं, तो एक बहुत अपने अंदर भी अच्छा लगता है, अपने बच्चे कैसे अपने को बहुत अच्छा, बच्चे जब मेरे पास आते हैं प्यार करते हैं मुझे और हाई फाई करते हैं बच्चे, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी भी फीलिंग को हम पता ही नहीं सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। बच्चों के साथ में हम लोगों को काफ़ी मतलब समय बिताना, बच्चों की मन की बातें जानना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी बढ़ गई है एज अ वाइस प्रिंसिपल। मैम जैसे कि किसी भी काम में कंसिस्टेंसी का कितना रोल रहता है? कोई चीज़ जैसे आप स्टार्टिंग से आप स्कूल में ही हैं, पिछले 18 साल से आप स्कूल में हैं, तो किसी भी काम को कंसिस्टेंसी का मतलब कनेक्ट है क्या? कुछ कनेक्शन? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हमने आधा अधूरा छोड़ दिया या फिर हमने सोचा कि आज इस स्कूल में, कल उधर जाएंगे, परसों उधर स्कूल में जाएंगे, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और हमें हमारा वर्क किसी को दिखता नहीं है। अगर हम एक ही जगह रह करके हम अगर प्रॉपरली वर्क करते हैं, एक ही चीज़ के पीछे जाएंगे कि हमें कुछ नया करना है, यहीं रह करके हमें कुछ अच्छा करना है, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा करना है, तो फिर कंटिन्यूसली हम उसके पीछे वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। और मुझे मिला भी उसका वर्क, उसका वही बोल रही हूँ, 18 साल से आप स्कूल में हैं, मतलब टीचर से आपने शुरू किया, जब वाइस प्रिंसिपल बनी तो ये चैलेंजेस भी मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये तो, लेकिन हो जाता है। सभी का सपोर्ट इतना मिला और फिर पॉजिटिव थिंकिंग, सही है, माइंडसेट मैटर करता है। और माइंडसेट यस कि हम हर चीज़ स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी हार्ड लगता है, एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। हम स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कैसे होगा, लेकिन हम अगर उस वे में प्रॉपरली चलते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें आसान होती जाती हैं और सब होता जाता है। एज ए फीमेल लीडर के रूप में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना मतलब कैसा रहा आपका, ऐसा अनुभव कैसा है आपका कि मैं फीमेल हूँ, मेल्स भी रहते हैं अपने, कैसा रहा ये? मेरे लिए तो ये अनुभव बहुत अच्छा है दर्शिका। जैसा मेरा जो स्टाफ है, चाहे वो मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का हो, लेकिन मुझसे इतना सपोर्ट करते हैं सभी टीचर्स भी, और सभी मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग मेरे लिए कभी भी ऑलवेज रेडी रहते हैं। ऑल टाइम वो मुझे काम के लिए, कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मेल्स को कि नहीं मैम तो फीमेल है, हमको कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं होता है। देखो अभी इसमें देखो अभी हमारे प्रिंसिपल सर है, मेल है, लेकिन वो हमें इतना अच्छे से गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ में भी मेरे अंडर में मेल्स हैं, तो उन
हैं, और उस चीज़ में अगर कुछ कम ज़्यादा करना होता है, कुछ चेंज करना होता है, तो वो हमें बताते भी हैं और उसके हिसाब से हम हमारा वर्क भी करते हैं। और वो हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी प्रोग्राम रहता है, कुछ भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोगों ने हैंडल किए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने हैंडल कर ली अभी तो अब इसमें मेन रोल तो मेल का ही होता है, क्योंकि वो लोग इतनी भागदौड़ी करते हैं कि बाहर से कुछ लाना है या फिर स्कूल में अरेंजमेंट करना है, ऑन टाइम में नए गेस्ट आ रहे हैं, तो जो भी करना होता है मेल ही करते हैं। तो वो लोग इतना ईजीली हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता। दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। एक दूसरे की सलाह और सुनना, सुनना ज़रूरी है, और वो सुन करके उस पर अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना काम में अपने, तो वो भी ज़रूरी है। मैम डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो बहुत आती हैं, आपको भी आई होंगी, फिर आप मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ भगवान पे विश्वास रखती हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा, और ये डिफ़िकल्टी है, ये समय भी निकल जाएगा। ये कभी कभी अच्छे दिन आते हैं, वैसे ही बुरे दिन भी आ जाते हैं, और अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए मैं थोड़ा सा शांति से सोचती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है, या फिर ये सिचुएशन आई क्यों, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई होगी, इससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सही है। इसीलिए हर एक चीज़ हर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, बोलते हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि देखो, ये हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा, आगे हमें ये गलती नहीं करनी है, और इससे हमें कैसे सुधार करना है वो भी सीखने को मिलता है, तो ये हो जाता है इजीली। मैम अकॉर्डिंग टू यू सक्सेसफुल लीडर स्पेशली वुमेन में क्या मतलब क्या होना चाहिए, स्पेशल क्वालिटी ऐसा कुछ होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो उसको घर और ऑफिस मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सही बात है, बहुत सही बात बोली आपने, दोनों को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम दुनिया को मतलब घर वालों को नहीं समझा सकते हैं, दुनिया को समझा देंगे हम, लेकिन हम घर वालों से कैसे डील करना है, घर वालों को हमें अभी हम स्कूल में है, ट्रिप जाती है, कहीं भी जाते हैं तो हमें शाम भी हो जाती है, तो हम लोगों को स्कूल में कभी एक्स्ट्रा टाइम भी रुकना पड़ता है, तो हमें घर वालों को कैसे मनाना है, कैसे उसके बारे में समझाना है, या फिर घर को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि घर पे भी हमारा काम ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी जितना हमारा स्कूल में है, फैमिली भी उतनी ज़रूरी है, तो उतना हमको काम करना, बैलेंस करना आना चाहिए सबसे पहले तो। और फिर स्कूल में जब हम हैं, जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस काम पे होना चाहिए, कि हम में जोश भी होना चाहिए, हम में उत्साह होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हमें ये काम करना है, हम बच्चों के लिए यहाँ हैं, तो बच्चों के अच्छे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। मैम रोल मॉडल कौन है? देखिए, सभी के लिए एक रोल मॉडल होता है, मैं भी अपने लाइफ में एक रोल मॉडल रखती हूँ। मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ कि मेरी एज अ रोल मॉडल, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है पहले से ही, हम जब छोटे थे तब से ही बहुत स्ट्रगल किया है, तो हम लोग देख रहे हैं बचपन से कि मम्मी भी स्कूल की हमारी शॉप थी, तो मम्मी शॉप पे जाती है, काम करती है, और घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, सब कर रही है, तो इसलिए मम्मी को देखते थे हम कि मम्मी इतना हार्ड वर्क कर रही है हमारे लिए, तो मुझे भी, हम लोग मतलब मैं ही नहीं, हम सब सिस्टर्स भी इतनी हार्ड वर्किंग है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी मम्मी ने जैसा किया हमको भी वैसा ही बनना चाहिए, और हार्ड वर्क करते हुए घर और ऑफिस को मैनेज करना चाहिए। मैम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी नीड इस समय के हिसाब से एजुकेशन, मोरल और मोटिवेशन, तीनों में से क्या लगता है? देखो, एजुकेशन, मॉरल और मोटिवेशन तीनों चीज़ें साथ में ही अच्छी लगती है। एक्चुअली जब मोटिवेशन मिलेगा तो ही बच्चा एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। उसको अगर हम सिर्फ डीमोटिवेट करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो अच्छा भी होगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों चीज़ें साथ में चलती है, तीनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की लाइफ में। मैम कॉन्फिडेंस अगर किसी बच्चे का लो है तो आप उसके लिए उसको कैसे करती हैं? कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे लो हो जाता है, क्योंकि हम कई टीचर्स, कई लोग होते हैं या पेरेंट्स ही बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसा, लेकिन हमें पता है बच्चा स्कूल में बिल्कुल अलग होता है। हमारे साथ में बच्चे कैसे होते हैं, इतना फ्रेंकली बात करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों को, हर बच्चे को चांस देते हैं स्टेज पे कि बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाए। जैसे असेंबली होती है, बच्चे ही कंडक्ट करते हैं असेंबली, तो जब बच्चे कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बच्चा कैसा बोल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा, अच्छे से करो, वापस करो, एक बार फिर से करो, तो वो बच्चा फिर दूसरी बार उसको समझाते हैं, तो वो बच्चे की एक वॉइस अलग होती है, तो हमें समझ में आ जाता है नहीं, ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको अच्छा बोलते हैं। और अगर हमने वही बोल दिया इतने लोगों के सामने, नहीं बेटा आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपको तो बेकार है, तो आप रहने दो, तो फिर वो बच्चा दूसरी बार कैसे स्टेज पे आएगा? मैम और हर बच्चे को
आप चांस देते हैं? हर बच्चे को चांस, हमारा हर प्रोग्राम में भी हम हर बच्चे को चांस देने की कोशिश करते हैं। मीन्स हमने हमारा जो प्लानिंग है वो वैसे ही बना के रखा है कि हर प्रोग्राम में एक क्लास पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पूरा क्लास पार्टिसिपेट करेगा। उसी क्लास के बच्चे हमारे एंकरिंग करेंगे, उसी क्लास के बच्चे हमारे वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, स्पीच भी उसी क्लास के बच्चे देंगे, और डांस में भी वही वाली क्लास के बच्चे। ये सब पहले से आप प्रिपेयर करके रखते हैं पूरा कि पूरा आपको प्लान क्या करना है और किस तरह से करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क चलता है, और हम कोशिश यही होती है कि हमारा हर बच्चा एट द सेशन एंड हर बच्चे को चांस मिलता है और मिलना ही चाहिए। मैम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में आप क्या प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल में? तो या प्रोजेक्ट तो देते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रोजेक्ट देना, मतलब मेरा ये ऐसा कहना मानना है कि अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट देंगे जो पेरेंट्स कर रहे हैं तो उसका तो पूछने वाली थी मैम, आप देते हैं लेकिन करते पेरेंट्स नहीं, हम ऐसा प्रोजेक्ट देते ही नहीं है। और मैं उनसे खुद भी उसके खिलाफ हूँ कि हम ऐसा प्रोजेक्ट देंगे कि पेरेंट्स ही कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं और पूरा पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ऐसा हम लोग अवॉइड करते हैं। हम वर्क ऐसा चाहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहते हैं जो बच्चे खुद से करें, चाहे कम हो, छोटा हो, हाँ, लेकिन खुद से बच्चे करें। खुद से करें। अभी हम लोग स्कूल में एक्टिविटी या कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो हम बच्चों से अगर सामान मंगवाते हैं और हम यही करवाते हैं कि हर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होता है और बच्चे में क्या गुण है, सब बच्चे अपने अपने तरीके से अपना माइंड लगा के बनाते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि ये बच्चा इतना अच्छा बना रहा है, ये इसमें बना सकते हैं। घर पे से अगर हम कुछ देते हैं तो वो तो कॉपी कैट हो जाता है पेरेंट्स, पता नहीं ना वो बना रहा है कि उसके पेरेंट्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली छोटा बच्चा तो ये नहीं बना पाते हैं, 5th तक के बच्चे नहीं बनाते हैं, उनके पेरेंट्स ही पूरा उसमें बना के देना पड़ता है। लेकिन हम नहीं चाहते। अभी हमने दिवाली का प्रोजेक्ट दिया है, तो हमने बच्चों को ऐसा ही प्रोजेक्ट दिया है कि और इजी वे में कि बच्चों को खुद से ही करना है वो, और बच्चे इजीली वो कर सकें। और बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि टीचर से आप कांटेक्ट में रहो, आपको कोई भी डिफिकल्टी जाती है आप टीचर से फ्रीली होकर के बात करो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं आप क्लासेस में? अपने यहाँ हर क्लास में अपन ये स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड की वजह से देखिए पहले भी टीचिंग होती थी, लेकिन एज अ टीचिंग एड तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें बच्चों को इजीली जल्दी समझ में नहीं आती, जैसे कुछ ग्रामर टॉपिक होते हैं या फिर साइंस के रिलेटेड कुछ है, सोशल स्टडी का, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है, तो वो सब हम लोग स्मार्ट क्लास में हम बच्चों को अगर बोर्ड पे दिखाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे दिखाते हैं, तो बच्चे उसको बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। अच्छा, अब विजुअल से ज़्यादा समझ में आता है? हाँ, उसमें ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, और जैसे बच्चों को लगता है कि हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो बच्चों को जैसे मूवी की जैसे लगता है, तो बच्चे जल्दी उसको कैच करते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं नर्सरी के जीवन के, स्कूल में आने के पहले कितना रोया करते थे, लेकिन आजकल हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, तो हम लोग बच्चों के लिए सॉन्ग लगा देते हैं, उनके लिए कार्टून्स लगा देते हैं, तो बच्चे इतना ईजीली बैठते हैं क्लास में और शांति से वो देखते हैं। तो आजकल के बच्चे रोते भी नहीं है। 1 या 2 दिन उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन तीसरे दिन से तो बच्चे इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है स्कूल में जाके टीवी देखने को मिलेगा, स्कूल में जाके हमें तो डांस करने को मिलेगा। तो हर क्लास में अपने यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, तो उसमें बच्चों को ईजी हो जाता है। मैम, जैसे मतलब जैसे आप देख रही हैं अभी डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है। यस। तो टीचर और पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है इस समय के हिसाब से? समय के देखिए, टीचर्स और पेरेंट्स का जो रोल है बच्चों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक ट्रायंगल होता है, मीन्स इसमें स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट, यस, तीनों का ट्रायंगल। सही बात है, ये एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल अगर साथ में रहेगा, साथ में वर्क करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चे का, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि पेरेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट को अभी इतना नॉलेज नहीं है स्कूल से रिलेटेड, या फिर बुक्स में आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही है, हमेशा हर साल बुक्स अपडेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, तो पेरेंट्स को वो पता नहीं होता है। तो जब तक वो टीचर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा कि बच्चे नए बुक्स में क्या आ रहा है, क्या अपडेट हुआ है, और बच्चा भी जब तक पेरेंट्स और टीचर का हेल्प नहीं लेगा तो उसे कैसा पता चलेगा कि भाई मैं क्या करूँ। अगर उसे कोई डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसका डिफ़िकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है बार बार में, तो जब तक वो टीचर और पेरेंट्स से शेयर नहीं करेगा और टीचर और पेरेंट्स मिलकर के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। मेरा यही कि टीचर और पेरेंट्स अगर साथ में आते हैं तो बच्चे का जो भविष्य है वो अलग ही लेवल पे जाता है। और ये अगर फैक्ट है, यही यस ये समय फैक्ट है ये। और अगर पेरेंट्स चाहे, टीचर्स चाहे, तो बच्चा कहीं से कहीं जा सकता है। वो किसी भी मतलब मुकाम में बहुत बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन टीचर और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, वर्किंग है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि टीचर्स ही करेंगे, लेकिन अकेले टीचर्स के भरोसे नहीं कर सकता। पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, और जितना पेरेंट्स का होता है उतना टीचर का भी होता है, क्योंकि टीचर्स के अंडर में बच्चा रहता
7 घंटे, तो टीचर को सब पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ है, कैसा है, वो ऐसा। और पेरेंट्स को भी पता है कि हमारा बच्चा घर पे आ रहा है, तो वो अगर पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देंगे तो कैसा होगा। उसको थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा तो डेली का देना पड़ेगा कि आज डे टू डे में क्या हुआ उसके लिए, स्कूल में क्या हुआ है, उसका वर्क नोटबुक्स चेक करना, उसका होमवर्क देखना कि उसने किया है कि नहीं किया। अगर पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे तो फिर वो कैसे, अकेला टीचर कुछ नहीं, अकेला टीचर तो कुछ नहीं करेगा। पेरेंट्स का सब, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो वो रिपीट होना ज़रूरी है घर में। सही है। मैम आप इतना कुछ कर रही हैं आप स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, फिर अपने लिए, अपने घर के लिए किस तरह से मैनेज करती हैं? अपने पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करती हैं आप? देखिए, पर्सनल लाइफ तो ऐसा है कि मैंने सिर्फ संडे जो है और छुट्टी वाला दिन जो है वो मैंने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, अपनी और अपनी फैमिली के लिए। बाकी मंडे टू सैटरडे मैं स्कूल के लिए रिजर्व रहती हूँ, लेकिन संडे और हॉलीडे वाला जो डे होता है वो मैं पूरी तरीके से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए डेडिकेट करती हूँ कि उनको ये ही मुझे दिन में जो भी करना है, जो भी वर्क होता है वो मैं हर चीज़ संडे के लिए पेंडिंग रखती हूँ कि संडे आएगा, संडे को हम ये करेंगे, हमको ये करना है। बाकी उस दिन स्कूल का एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे मुझे मैनेज करना वो भी ज़रूरी है ना, फैमिली और अपने लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। हम हमारे लिए नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे मोटिवेट, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें भी फ्रेश होना पड़ेगा, तो उसके लिए वीक में एक दिन मैं मेरे लिए निकालती हूँ। मैम आप हमारे श्रोताओं के लिए, खास बच्चों और पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू? देखिए, बच्चों के लिए तो मेरा एक मैसेज है कि बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें हैं अपने बच्चों से। हर पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर इतना कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ नाम कमाएगा और हर क्षेत्र में सक्सेस होगा। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे तो ऑब्वियसली हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सही गाइड करता है, तो अगर वो कहना मानेंगे तो फिर बच्चे आगे जाएंगे। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि पेरेंट्स ने सिर्फ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देना। वो जॉब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पैसा लगाते हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल करके देते हैं। उनके लिए कर रहे हैं, मेरा ऐसा बोल रहे हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे ना, समय नहीं दे पा रहे। अगर हम उन्हें समय नहीं देंगे तो फिर बच्चों को तो लगेगा कि हमारे पेरेंट्स की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और पेरेंट्स अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो बच्चे उसमें लाइन से निकल जाते हैं। तो पेरेंट्स का है कि रोल होना चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकाले डेली में। हाँ, अगर डेली भी नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 डेज 3 डेज में एक बार बच्चों की बुक्स देखना, बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ फ्री होकर बात करना कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन हैं और वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो मोबाइल की वजह से ना पेरेंट्स ने इतनी जल्दी उनको मोबाइल दे देते हैं कि वो बच्चे फिर रात में 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक मोबाइल से लगे रहते हैं, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है। तो जब हमारे पास पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये 10-11 बजे तक हम मोबाइल देखते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि भाई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स को पता नहीं है कि मेरा बच्चा 10 बजे तक 11 बजे तक मोबाइल देख रहा है। पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बच्चा हमारे पास 5-6 घंटे है, लेकिन उससे ज़्यादा तो घर पे होता है, उससे ज़्यादा तो घर पे होता है। तो पेरेंट्स का काम है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब कर रहा है। सिर्फ क्लासेस लगाने से, पैसे लगाने से नहीं होता है, वो सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता है, पैसा लगाने से समय देना पड़ेगा। क्योंकि पैसा तो आजकल सबको ही लगा रहा है, पैसा आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो ट्राइबल है उनको टीचर के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। कुछ जैसे पेरेंट्स होते हैं, सिर्फ एडमिशन करवा दिया कि हो गया कि स्कूल वाले सब करेंगे, लेकिन वो टीचर के कांटेक्ट में कभी नहीं होते हैं, मिलने भी नहीं आते। टीचर कॉल कर रहे हैं तो उठाते भी नहीं हैं, उनका ध्यान ही नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो फिर उसमें बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा, सिर्फ अकेले टीचर नहीं करते। तो पेरेंट्स का काम है थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकाले, एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो फिर बच्चों में ग्रोथ एक्स्ट्रा एडवांस वाली होगी। मैम सच में आपने जो कुछ भी बताया मेरे लिए और मेरे ख्याल में मुझे लगता है सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, इससे सीखने वाली बहुत सी चीज़ें आपने बताई हमें, कि न केवल एजुकेशन के बारे में बल्कि जीवन के मूल्यों के बारे में भी बताया आपने। और मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आपने अपना समय निकाला उसके लिए। थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारे लिए टाइम निकाला, और थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्टिंग। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें और सुने से कि क्या क्या बातें मैम ने बताई हैं, तो उसको हमें सुनना है, सिर्फ ऐसे ही उसको देख के छोड़ नहीं देना है, सुनिए सब।
समझिए कुछ बातें हैं जो कि हमें एज ए पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और शेयर हर करें। पेरेंट्स ने ये वीडियो देखना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए। उनके बच्चों में ही ग्रोथ होगी, क्योंकि उनके बच्चे ही उनका फ्यूचर है। तो सही है। तो वो अगर आज ध्यान देंगे तो कल उनके बच्चे उनका फ्यूचर बनेंगे। सही है। और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सही है। तो अगर आज नहीं देखेंगे तो फिर वो बच्चे आगे जा करके उनका कैसा कंप्लीट कर पाएंगे, उनके ड्रीम कैसे पूरे कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी